हेलो, आई एम बैक। और आज हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। थर्ड लेक्चर ऑफ इलास्टिसिटी। चीज को हम लोग पुराने क्लासेस में सीख चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे, हमने स्ट्रेस सीख लिया, हमने स्ट्रेन सीख लिया, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को सीख चुके हैं। ठीक है कि उनके एप्लीकेशन कैसे करना है, उनके रेशियोज को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या यूज है, एंड ये चीजें कुछ बेसिक चीजों के ऊपर बात करते हैं, फिर एडवांस क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसके ऊपर। तो ये समझते हैं फर्स्ट एनालॉजी ऑफ रॉड एज अ स्प्रिंग। सबसे पहले तो एक बेसिक आइडिया, बहुत बेसिक आइडिया, मेरे ख्याल से ये शब्द बोलते ही आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अगर मैं किसी चीज को खींचता हूं तो वो क्या होता है, डिफॉर्म होता है। डिफॉर्म होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन करता है। क्या ये चीज सुना सुना सा नहीं लग रहा है? थोड़ा सा अगर आपको सुना हुआ लग रहा होगा तो बिल्कुल इस चीज को याद करिए कि अगर आप एक स्प्रिंग लेते थे और अगर आप स्प्रिंग के ऊपर भी, अगर लेट से स्प्रिंग यहां पर फिक्स्ड है, मैं इसी को बिल्कुल यहां पर लेता हूं, लेट से यहां पर मेरे पास एक रॉड है, एक रॉड आपका फिक्स्ड है। इनिशियल लेंथ ऑफ रॉड इज एल नॉट, या फिर लेट से कैप, जो भी आप एल लेना चाहते हैं हम ले सकते हैं। ये हमारा इनिशियल लेंथ एल। अगर मैं इस रॉड पर, ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग हमारे नेचुरल लेंथ पर है, जो भी इसकी लेंथ होगी उसमें अब समझते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं, लेट से एफ फोर्स लगाया, तो एफ फोर्स लगाने की वजह से हमारा जो रॉड है ये थोड़ा सा एलोंगेट हो गया। लेट से ये जो एलोंगेट हुआ वो हुआ एक्स। मैं सिर्फ डिफॉर्मेशन लिख रहा हूं एक्स। ठीक है, तो लेट से अगर वो एक्स डिफॉर्म हुआ तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा फोर्स अपॉन एरिया, एंड यहां पर स्ट्रेन हुआ होगा कितना, x बाई एल। ठीक है, ये चीजें मैं लिख सकता हूं। इसको थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज करते हैं, सो दिस थिंग कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एक्स, या फिर सारी चीजों को उधर भेजेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स। एंड ये फोर्स, भले ही हम एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, बट मुझे पता है एट दिस गिवन इंस्टेंट यहां पर एक अंदर की डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स है विच इज आल्सो सिमिलर इन मैग्नीट्यूड। सेम गोस फॉर दिस। अगर मैं इस चीज को यहां से, इसके नेचुरल लेंथ से कुछ x एक्सटेंड कर दूं, यहां पर कोई फोर्स F लगा के, तो हम बोलते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ x। मुझे समझ में आ रहा है क्यों? बिकॉज फोर्स की डायरेक्शन अंदर होगी। अगेन दोनों में हम लोग, या बाहर में एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं, बट यहां पे स्प्रिंग फोर्स अंदर होगा, यहां रीस्टोरिंग फोर्स अंदर होगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू आपका kx। अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, सो k कम्स आउट टू बी ए वाई अपॉन एल। स्प्रिंग को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड अगेन कुछ कुछ चीजें, जैसे ही हम लोग को हमने ये लिखा, हमें समझ में आया कि अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस हैं। स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन है मतलब अगर मेरे पास स्प्रिंग्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, मुझे वैसे तो ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, अगर स्प्रिंग एंड टू एंड कनेक्टेड है, एंड अगर मैं यहां पर फोर्स F लगाता हूं, तो मुझे बड़े अच्छे से पता है स्प्रिंग अपने दोनों एंड्स पर सिमिलर फोर्स लगाता है, हेंस ये वाले एंड पर भी क्या लगेगा, ये इसकी वजह से, इस एक्सटर्नल की वजह से आपका Fs अंदर लगेगा, ये यहां पर भी Fs अंदर लगेगा। अब बिकॉज इसको भी खींचा जा रहा है, ये वाले स्प्रिंग को ये स्प्रिंग खींच रहा है, तो ये पीछे क्या करेगा, ये भी Fs एंड Fs डेवलप करेगा। तो कुल मिला के समझ में मुझे ये आया कि अगर दोनों साइड पे आपके क्या होंगे, फोर्सेस सेम होंगे। स्प्रिंग्स पे अगर फोर्स सेम होगा, एंड टू एंड कनेक्टेड है, लेट से ये आपका K1 है, लेट से ये आपका K2 है, तो इसे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। दिस इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है तो अगेन बड़े प्यार से हम यहां पर लिख सकते हैं कि आपका जो K इक्विवेलेंट आता है फॉर टू स्प्रिंग्स, दिस इज नथिंग बट K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, और फॉर मोर देन टू स्प्रिंग्स 1 by K equivalent is equal to 1 by K1 plus 1 by K2 and so on, जितना भी आप आगे बढ़ सकते। दूसरा मुझे पता है, दूसरा हमारा प्यारा प्यारे लाल, या फिर हम प्यार से उसे क्या बोल सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर बात किया जाए, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, तो आप इस चीज को देख सकते हैं, क्या चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब दोनों में स्प्रिंग्स में एलोंगेशन सेम होगा, मतलब ये दोनों जुड़े हुए, मैं यहां पर F फोर्स लगाया, तो पहला वाला चाहे दूसरा वाला, दोनों के दोनों एलोंगेट सेम होंगे, बट दोनों में जो फोर्सेस डेवलपमेंट होगा दैट फोर्स इज डिफरेंट। यहां पर हो सकता है कुछ F1 डेवलप हो, यहां कुछ F2 डेवलप हो, बिकॉज स्प्रिंग कांस्टेंट आर डिफरेंट K1 एंड K2। तो मुझे पता है कि इनका K इक्विवेलेंट कितना आता था,
K equivalent was K1 plus K2, है ना, एंड सो ऑन। अगर 2 से ज्यादा हुए तो आप इससे भी आगे जा सकते हैं। सेम गोज फॉर दिस। अगर यहां पर मेरा कोई एक रॉड के पास काल होंगे, काल बोलने का मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K, जो भी, वैसे तो खैर मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोलना चाहिए, बट मान लेते हैं इसके पास हमारा क्या है, कुछ K होगा, इसका कुछ K1 होगा। K1 बोलने का सेंस है कि इसका कुछ एरिया होगा, इसका कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, इसका कुछ लेंथ हो। वैसे यहां पर मान लेते हैं कुछ K2 है, अगेन K2 हमारा काल टाइप एक्ट करेगा, दैट इज आपका यहां पर क्या होगा, कुछ A2 Y2 L2। तो अगेन मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर यहां से मुझे खींचा जाए कुछ फोर्स F लगा के, तो मैं इस चीज के साथ डील कर सकता हूं। दिस इज नथिंग बट यहां पर मेरा 1/k इक्विवेलेंट को लिखा जाएगा 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। एंड सेम मैनर पे अगर मेरे पास दो रॉड्स इस तरीके से लगे हुए हैं, एक रॉड ये, एक रॉड ये लेट से ये आपका किसी K1 का रॉड है, ये K2 का रॉड है, और दोनों को एक ही फोर्स से क्या किया गया, खींचा गया अगर F फोर्स से, तो यहां पर आप K इक्विवेलेंट लिख सकते हैं K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। नोट करिए। आइए, so let's have a look on this problem. A steel bar is shown in the figure with the dimensions. आपको डायमेंशन दिया हुआ है, फर्स्ट वाला P is 50, Q is 25, R is 50, ठीक है। A rod is subjected to pull of 25 kilonewton, 25 kilonewton से आप पुल कर रहे हैं। Young's modulus for steel is given 2 into 10 to the power 11. You need to determine the stress in all three parts and the total extension of the rod. चलिए कोशिश करिए, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, 2 मिनट बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड लेट्स हैव अ लुक दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स से फर्स्ट वाला। फर्स्ट हमें बोल रहा है स्ट्रेस इन ऑल थ्री पार्ट्स। हमें दिख रहा है बिकॉज ऑल द रॉड्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर ये सभी सीरीज में है तो सभी पर फोर्स सेम होगा। देयर मे और मे नॉट बी द स्ट्रेस इज इक्वल। स्ट्रेस इक्वल होना कोई गारंटी नहीं है, बट अगर स्ट्रेस भी सेम हो सकता था अगर ये एक यूनिफॉर्म रॉड होता, एक समान सेम डायमीटर का। बट हाँ, हमें दिख रहा है ये यूनिफॉर्म नहीं है। इफ इट इज नॉट यूनिफॉर्म तो हर जगह पे स्ट्रेस सेम नहीं होगा, और अगर स्ट्रेस सेम नहीं हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा ये चीज मुझे दिख रहा है कि P और R के डायमीटर सेम है, हेंस P और R का एक्सटेंशन सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज, बोलिए, लिखा जा सकता है स्ट्रेस इन P इज इक्वल टू स्ट्रेस इन R। और दोनों अगर सेम होंगे तो हम इस चीज को लिखा जा सकता है क्या चीज, दोनों का अगर डायमेंशन सेम है, सो फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स लग रहा है आपका 25 किलो न्यूटन, 25 10 टू द पावर 3 अपॉन एरिया इज पाई, डायमीटर का स्क्वायर 50 into 50 into 10 to the power -6। why 10 to the power -6? बिकॉज ये मिलीमीटर में है, मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो 50, टू बी ऑनेस्ट मुझे ईमानदारी से ये लिखना चाहिए, दिस इज 50 into 10 to the power -3 स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4। आइए चीजों को सॉल्व करते हैं। 150 will be कितना, this can be further written as 25 into 10 to the power 3 multiplied with 4, ये 4 को हमने ऊपर भेज दिया, divided by pi into 50 into 50 into 10 to the power -6। आइए बहुत सिंपल शब्दों में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 10 to the power 3 को भी मैं 10 into 100 लिख देता हूं। 50 2 जा, 25 2 जा, 2 से 2 भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 10 4 जा 40 अपॉन पाई into 10 to the power 6 न्यूटन per meter square is the answer. This is the stress in both the rods P and R. ये उसका पहले पार्ट का फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, Q के लिए। स्ट्रेस इन Q is nothing but again फोर्स अपॉन एरिया। अगेन हम लोग देख सकते हैं फोर्स सेम लगेगा 25 10 to the power 3, बट द एरिया विल बी पाई एंड इसका डायमीटर हो जाएगा। अब मैं ये स्टेप के बदले डायरेक्ट यहां पर लिखता हूं, मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। 25 10 to the power 6 -6 ऑब्वियसली बाई 4। एंड यहां पर से हम देख सकते हैं 125 कैंसिल हो जाता है। इस 10 to the power 3 को मैं 10 into 100 लिख देता हूं। 50 से 4 4 जा 16 16 10 जा 160 अपॉन पाई into 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर। मे बी इस क्वेश्चन में हमें बोल सकता था क्या चीज, कि द फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन P, स्ट्रेस इन Q एंड स्ट्रेस इन R।
जैसे ही हम ये चीजें निकालते हैं हम फर्दर इस तरीके से बाकी चीजें भी निकाली जा सकती है। ठीक है, दिस इज नॉट अ बिग डील, नोट करिए। ओके, सो हियर इज द अनदर प्रॉब्लम। आपको बोला कि आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट शो किया गया है। आपको बोला गया कि आउटर वन इज द ब्रास एंड द इनर वन इज द स्टील। आपको ये वाली चीजें दे रखी है कि आउटर आपका ब्रास है, इनर आपका स्टील है। यंग्स मॉडल्स दोनों के आपको दिए हुए हैं। आपको बोला गया ऑब्वियसली बात है कि दोनों का लेंथ क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों का लेंथ सेम है। रेडियस ऑफ स्टील इज आर, ये अंदर वाला स्टील है, दिस इज आर, एंड बाहर वाला इज ब्रास जिसका रेडियस आपको दिया गया है 2r। ठीक है, हमें बोला है फाइंड स्ट्रेस डेवलप्ड इन द बोथ ऑफ द रॉड्स। ठीक है, दोनों रॉड्स में स्ट्रेस डेवलप निकालना है। मेरे ख्याल से हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये क्या करेगा, फोर्स जो F लग रहा है, ये दोनों रॉड मिलके क्या करेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे। तो लेट्स से यहां पर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसके लिए जो फोर्स आया, दिस इज फोर्स इन स्टील, दिस इज फोर्स इन ब्रास। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई कैन अंडरस्टैंड दैट FB प्लस FS मस्ट बी इक्वल टू F। पहली चीज तो ये मुझे समझ में आ गई। टू बी ऑनेस्ट अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं इसका कुछ खास यूज नहीं लूंगा, बट अगर कभी फ्यूचर में 2 या 3 आपके रॉड्स आपको मिल जाते हैं तो वहां पर इसका यूज में भी करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं। दूसरा आपको बोला ये वाली चीज, दोनों मुझे स्ट्रेस डेवलप बोला है। देखिए अगर स्ट्रेस डेवलप बोला है तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। मैं बोल सकता हूँ इन दोनों में, है ना, इन दोनों में जो आपका क्या डेवलप होने वाला है, जो स्ट्रेस डेवलप होने वाला है, स्ट्रेस, उसे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए। पहले वाले में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये हमारा जो स्ट्रेस होगा इन स्टील, स्ट्रेस इन स्टील कैन बी रिटन एज फोर्स ऑन स्टील, है ना, जो भी स्टील है, अपॉन एरिया ऑफ स्टील, ये वाली चीज, है ना। या फिर दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज क्या चीज, आपका y अपॉन कितना, y into change in length upon original length by the definition of Young's modulus। तो सोचिए इसको मैं यूटिलाइज करने की कोशिश करता हूं, बिकॉज यहां पर देखना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। इन दोनों में जो एलोंगेशन होगा या फिर जो डिफॉर्मेशन होगा वो सेम होने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब एक्चुअल में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। बट जो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा वो हमारे रजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन जैसा, दैट इज आपका जो K इफेक्टिव आने वाला है, K इफेक्टिव इज K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 के बदले में लिखता हूं K स्टील प्लस K ब्रास। K स्टील कैन बी रिटन एज Y ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील अपॉन लेंथ, प्लस K ऑफ ब्रास कैन बी रिटन एज क्या चीज, आपका Y ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ ब्रास अपॉन लेंथ। ठीक है, दिस इज माय K इफेक्टिव। तो आई कैन राइट कि चेंज इन लेंथ डेल्टा x, जो भी इसके लेंथ में चेंज होगा, जो भी ये कंप्रेस हो जाएंगे ये दोनों, दिस डेल्टा x कैन बी गिवन बाय द अप्लाइड फोर्स अपॉन क्या चीज, फोर्स आपका जो ये है अपॉन K इफेक्टिव। ध्यान से देखिए, K इफेक्टिव कैन बी डायरेक्टली रिटन एज F अपॉन K इफेक्टिव आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान देखिए, y s a s प्लस y b a b अपॉन l। सो यहां से मुझे स्ट्रेन की वैल्यू मिल जाती है, ध्यान से देखिए, डेल्टा x अपॉन l, डेल्टा x अपॉन l इज नथिंग बट हमारा कितना, f अपॉन ys as प्लस yb ab। और जैसे मुझे स्ट्रेन की वैल्यू मिले, मैं बहुत आराम से लिख सकता हूं स्ट्रेस डेवलप्ड इन स्टील इज, स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इनटू स्ट्रेन डेवलप्ड, एंड स्ट्रेस ys f अपॉन ys as plus yb ab, and same goes for sigma b can be written as yb f upon ys as plus yb ab। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। आइए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो आप इसको ऐसा समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुझे वैसा इस तरीके से एग्जांपल तो नहीं, बट मैं क्या करता हूँ, मैं एक रबर को खींचता हूँ और रबर को मैं छोड़ता हूँ, तो रबर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो जाता है, एंड जब मैं उसे छोड़ता हूँ वो वापस जाता है। सेम गोज फॉर स्प्रिंग, मैं स्प्रिंग को खींचता हूँ
और जब मुझे जरूरत होती है मैं छोड़ देता हूँ। उसी तरीके से अगर आप एक रॉड को खींचते हैं या फिर आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने में आप कुछ वर्क करते हैं, दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए समझते हैं। लेट से मेरे पास कोई रॉड है, इनिशियल लेंथ इज एल, यंग्स मॉडुलस इज वाई, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए। अगर मैं क्या करता हूं, उस पर कोई फोर्स लगाता हूं एफ, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ, लेट से वो अभी के डेट में जो डिफॉर्म हुआ है, दिस डिफॉर्मेशन इज एक्स। एंड अगर अभी भी मैं इस फोर्स एफ को लगाऊं सॉरी, सो इस एफ की वजह से ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिफॉर्म और होता है, लेट से dx। तो ये जो dx एक्स्ट्रा डिफॉर्मेशन है, इसके लिए जो मुझे स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा, दिस स्मॉल वर्क डन इज नथिंग बट दिस एफ dx। अब सवाल ये होता है कि ये फोर्स है कितना। तो अगेन समझना, इस चीज को समझने की कोशिश करना। जब तक ये x एलोंगेट हो चुका है तो मैं इस लिख सकता हूं कि y इज नथिंग बट एफ एल अपॉन ए एक्स। So force can be written as y a x by l। मुझे इसे फर्दर कुछ भी और एलोंगेट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। आइए वैल्यू पुट करते हैं। सो dw इज नथिंग बट y a x अपॉन l into dx। दिस इज द स्मॉल वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ dw एंड दिस इज y a by l total elongation, that is integration of x dx. We can write this work done can be written as ya x square by 2l। ठीक है, ये मेरा वर्क डन हो गया। मगर अगेन अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कुछ छोटे से मैथ्स के साथ खेलते हैं। लेट्स से मैं l से मल्टीप्लाई एंड l से डिवाइड कर देता हूँ। तो मुझे ध्यान से देखिए, ये बड़ा खूबसूरत रिजल्ट मिलेगा। y इज इक्वल टू हाफ y दिस x स्क्वायर बाई l स्क्वायर, एंड मेरे पास बचता है a इंटू एल। ध्यान से देखिए, दिस थिंग इज नथिंग बट क्या चीज, हाफ y दिस x बाई एल। x इज द एलोंगेशन, चेंज इन एलोंगेशन, या फिर चेंज आपका जितना भी चेंज है लेंथ में, l इज द ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नथिंग बट आपका स्ट्रेन। सो हाफ एप्सिलॉन स्क्वायर इनटू एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ इज नथिंग बट आपका जो भी इसका वॉल्यूम रहा होगा इस रॉड का। So this is volume V. This thing is stored in the form of potential energy. जो भी वर्क आपने किया, this work will be stored in the form of potential energy। तो मुझे समझ में आया this। एंड हम अगेन बार बार इस चीज को मैं बोलता हूँ, हमें पता है, हम लोग बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं कि हम यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं बहुत बार। एनर्जी डेंसिटी, व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम नीचे लाइए, आपके पास ये मिलेगा क्या चीज, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अब आइए थोड़ा सा चीजों को अच्छे से समझते हैं। देखो मैं इसी के कितने फॉर्मेट निकाल सकता हूं। हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, या फिर स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। सो यहां पर देखिए मेरे पास यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेन। सो वन यंग्स मॉडुलस वन स्ट्रेन कैन बी रिटन एज हाफ स्ट्रेस, और एक स्ट्रेन जो बचा स्ट्रेन, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। या फिर अगेन इस स्ट्रेन को यहां से ध्यान से देखिए, स्ट्रेन कैन बी रिटन एज स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। एंड ये हमें बहुत सारे जाने पहचाने फॉर्मूले का याद दिला रहा है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी इंटू वी, सी क्यू स्क्वायर बाई 2c एंड सो ऑन। इस तरीके की चीज़ों का हमें ये वापस याद दिला सकता है। याद करिए जब हम लोग कैपेसिटर वगैरह पढ़ते थे वहाँ पे भी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी एंड क्यू स्क्वायर बाई 2c, इस तरीके की चीज़ों की मुझे ये याद दिला रहा है। तो अगेन जिसकी जब जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। नोट करिए, फर्दर इस पर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, so let's look at next question. A 45 kg boy whose leg bones are 5 cm square in area and 50 cm long. एक लड़का है, उसके लेग्स के अपने डायमेंशन दिए हुए हैं, उसके लेग बोन के डायमेंशन दिए हुए हैं। Falls through a height of 2 मीटर without breaking his legs. 2 मीटर की हाइट से गिर गया बिना अपना पैर तोड़ाए। तो आपको बोल रहा है कि यदि आपके जो बोन्स है कैन विथस्टैंड अ स्ट्रेस ऑफ 0.9 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
उसके बोन का यंग्स मॉडुलस बताना है। तो बड़े ध्यान से सोचना। चलिए पहले 1 मिनट ट्राई करिए, मैं आपको हेल्प करता हूं। ठीक है, आइए इस चीज को समझते हैं। इसको अच्छे से समझना। वो बच्चा अभी जहां पर भी है वो 2 मीटर की हाइट पर है। वेल डन, अच्छी बात है, 2 मीटर की हाइट पर है। अब जब वो जंप करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? mgh का लॉस हुआ। ठीक, अब वो कहां गया, कहां वो mgh, क्योंकि वो तो सडनली खड़ा हो गया। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया होगा उसके बोन्स में। उसके बोन्स में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया होगा। कितने लेग्स होते हैं वैसे? अगर हम लोग एक नॉर्मल इंसान के बारे में बात करें, सो उसके 2 लेग्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा कि mgh दैट इज जितना भी उसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में लॉस हुआ है वो किसके इक्वल होगा? दैट मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ क्या चीज? आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। आइए चीजों को चेक करते हैं। हमें यंग्स मॉडुलस बोला है, टू बी ऑनेस्ट हमें यंग्स मॉडुलस बोला है, हमें यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करना है। यंग्स मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए मुझे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेस तो निकाला जा सकता है ना? स्ट्रेस हमें निकाला जा सकता है, बोल दिया गया कि इतना स्ट्रेस है। तो अगर इतना स्ट्रेस है तो स्ट्रेन कितना होगा, इसके ऊपर बात करते हैं। तो mgh m कितना दिया हमें? m दिया हुआ 45, g की वैल्यू दे रखी है 10 और h की वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाफ स्ट्रेस इज 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8। स्ट्रेन कितना हो जाएगा? स्ट्रेन हो जाएगा, कैलकुलेट करना है। एंड वॉल्यूम ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया टाइम्स लेंथ। तो एरिया मुझे दिया है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 इंटू 10 टू द पावर -2। ये मेरा हो गया वॉल्यूम। इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे। आइए कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये से ये कट गया, 0.9 को मैं 9/10 लिख देता हूं। 9 5 45, 5 10 50। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। तो मुझे यहां से जो स्ट्रेन की वैल्यू मिलती है, स्ट्रेन की वैल्यू इज नथिंग बट 2 10 20 डिवाइडेड बाई, मेरे ख्याल से इसे मुझे कैंसिल कर देना चाहिए था। 5 2 2, 2 2 4 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान से देखिए, तो यहां पर 4 and 2 6 हो जाएगा। 6 and 8 विल बी +2 नीचे आएगा। 4 इंटू 10 टू द पावर -2, इतने का स्ट्रेन डेवलप सॉरी इतने का स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, इतने मिलीमीटर। तो मुझे पता है हमें क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। हमारा क्या चाहिए हमें? यंग्स मॉडुलस चाहिए। यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारा डेवलप हुआ 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड स्ट्रेन हमारा डेवलप हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर -2। अगेन दिस कैन बी कैलकुलेट, इसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9/4 इंटू 10 टू द पावर, इसे हम 7 इंटू 9 लिखा जा सकता है। 9/4 इज नथिंग बट आपका 2.25 इंटू 10 टू द पावर 9 इज द यंग्स मॉडुलस फॉर द बोन्स। Okay, so let's move on to the last topic of today's lecture, that is elongation due to self weight। खुद के इस बार समझना लास्ट टॉपिक और इस टॉपिक में अंतर क्या है। पिछले बार आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा के उसे elongate करके उसमें एनर्जी स्टोर कर रहे थे, बट इस बार वो अपने खुद की लेंथ की वजह से, खुद के वेट की वजह से वो क्या होगा? elongate होगा। अच्छी बात है, ध्यान से देखिए, आपको बोला गया m मास का ये है, लेंथ l है, y है, यंग्स मॉडुलस a गिवन है। अब देखना इस चीज को समझने की कोशिश करना कि टोटल m मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ l, सो लैम्डा कैन बी डिफाइंड एज m by l, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ, है ना, इतना क्या चीज kg पर मीटर, लैम्डा कैन बी डिफाइंड। ठीक है, अब सोचिए इसका बोलने का मतलब है कि अगर उसका क्रॉस सेक्शन ले लिया, मैं इधर लिख देता हूं, यहां से अगर मैं किसी x डिस्टेंस पर जाऊं तो यहां पर ये जो छोटा सा लेंथ है dx, दिस dx लेंथ, ये छोटे से dx लेंथ में जो स्मॉल एलोंगेशन होगा dl, है ना, हम उस dl एलोंगेशन को देखेंगे। उस dl एलोंगेशन को अपन पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। सोचिए इस dx के ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा। इस dx पर फोर्स लग रहा होगा नीचे कितना? इस टोटल का मास, तो यूनिट का मास है लैम्डा। ठीक है, यूनिट आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक चॉकलेट 2 रुपए का,
तो 2 चॉकलेट 2 टाइम्स ऑफ 2 रुपीज एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से 1 मास इज लैम्डा केजी, 2 मास 2 लैम्डा, 3 मास 3 लैम्डा केजी। सो x लेंथ का मास x इंटू लैम्डा केजी। बोलिए क्या ये चीज समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एक्स। ये मास हो गया और ये g, ये mg लग रहा है नीचे, इतना स्ट्रेस लग रहा है। इसे फिर से देखते हैं, ध्यान देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा एलोंगेशन है dx में उसे डेल x ना बोल के इस dx में जो छोटा सा एलोंगेशन हुआ, लेट्स से मैं उस एलोंगेशन को बोलूंगा dl। बोलने का सेंस क्या है? बोलने का सेंस है कि इस dx एलिमेंट में मैंने जब लैम्डा एक्स जी का स्ट्रेस लगाया तो इसकी वजह से इसमें जो स्मॉल एलोंगेशन हुआ, दिस स्मॉल एलोंगेशन इज डीएल। बोलने का मतलब ये था। ठीक है, चलिए ये वाली चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग एलोंगेशन हुआ, सॉरी स्मॉल एलोंगेशन हुआ, इसके ऊपर बात करते हैं। सो यंग्स मॉडुलस इज कितना? स्ट्रेस लैम्डा एक्स जी अपॉन एरिया अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ध्यान से देखिए, दिस कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, तो y कैन बी रिटन एज लैम्डा g इंटू एक्स dx अपॉन a dl। या फिर चीजों को थोड़ा चेंज किया जाए, तो dl कैन बी रिटन एज लैम्डा g x dx डिवाइडेड बाई आपका a y। मुझे चाहिए टोटल एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dl, इंटीग्रेशन ऑफ x, x कैन बी वेरी फ्रॉम 0 टू l। आइए वैल्यूज रखते हैं, लैम्डा इज नथिंग बट m by l, g into this can be written as l square by 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन वैसे तो प्यार से देखा जाए तो x square by 2 होगा फ्रॉम 0 टू l एंड नीचे में हमारे पास a y। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज mg अपॉन l a y टाइम्स क्या चीज l square by 2, एक l से l कैंसिल हुआ, यहां से आपको टोटल एलोंगेशन, जीरो एलोंगेशन से डेल्टा l एलोंगेशन। So delta L is the total elongation which is mgl upon 2ay। ये आपका खुद के वेट की वजह से टोटल एलोंगेशन होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट करिए। एंड इसके बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट सभी को।